जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी फ्रेंड्सों को गुड मॉर्निंग है एग्जाम कोच की ओर से और हमारी ओर से भी। कैसे हैं मित्र? एक बार सभी लोग अपने मित्रों में क्लास को जरूर शेयर करेंगे। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है ये जीएस पुलिस प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो सभी साथियों को एक बार शेयर जरूर करेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों को इसमें कंप्यूटर महोदय ने सेव किया है और उससे हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप साथ में कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे इस क्लास से, ठीक है। शेयर सभी को जरूर करते रहना। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी से सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आवाज आ रही है? सब कुछ सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बहुत बेहतरीन। बताएं भाई, आंसर करें। पदार्थ की चमक मापने के लिए, द्रव्य की विषक्ता मापने के लिए, सामग्री का लचीलापन मापने के लिए, या खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। आंसर करें सभी हमारे भाई बहन, सभी जल्दी से आंसर करें। तो आंसर क्या होगा? खनिज की कठोरता को मापने के लिए, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? तो मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे खनिजों की कठोरता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे कंप्यूटर महोदय जो बैठते हैं उनका नाम शशांक सर है। वही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराते हैं और हम आपके बीच में पुलिस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं। कोई दिक्कत? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। सभी दोस्त एक बार अपने मित्रों में जरूर शेयर करेंगे। खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पेन थोड़ा सा और मोटा कर लिया जाए, बिल्कुल मोटा कर लिया जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे तेजी से। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जल्दी से सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे। बताओ भाई, ल्यूसीमीटर, क्रायोमीटर, साइनोमीटर या बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का तो आप जानते हैं वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहते हो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में क्या भरा होता है? तो बैरोमीटर में आपका भरा होता है पारा, ठीक है सर। ब्लैक कर लीजिए, ठीक है, हम ब्लैक कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ठीक, जैसे आपकी समझ में आए। तो आंसर इसका क्या होगा? लूसीमीटर होगा। लूसीमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें, सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? आने में कितना समय लेता है? जल्दी बताएंगे, आने में कितना समय लेगा? कितना समय लेता है? जल्दी सभी लोग बताएंगे। तो आप बताएंगे सर 500 सेकंड का समय लगता है। कितना? 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक को प्रकाश में आने में। कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने शब्दों का बना है? या भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? जल्दी से आंसर करेंगे। ये आज नया क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना होता है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं। तो आप बताएंगे 80,000। कितने हैं? 80,000 जो ये शब्द है ये हिंदी के शब्द हैं। किसके? हिंदी शब्द। अगर आपसे पूछे कि हिंदी शब्दों का कितना संकलन किया गया है भारतीय संविधान में, तो 80,000 शब्दों का प्रयोग करके बनाया गया है हमारा संविधान। अगर कभी पूछ ले कि हमारे संविधान में कितने अंग्रेजी शब्दों को रखा गया है, कितने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे 1,46,385। 1,46,385
385 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये मेरे दोस्त बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मिल गया आपको तो मिला हमें तो हमने बता दिया है ना कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। तो भारतीय संविधान में अगर हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो 80,000 टोटल शब्द हैं, जबकि अंग्रेजी शब्दों की अगर बात करें तो 1,46,385 शब्दों से हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पष्टता खत्म किया है? यह आपसे पेपर में पूछ सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता का अंत का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17? जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे। आंसर जल्दी दें आप सभी लोग। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता खत्म किया गया है। छुआछूत को दूर कहां किया गया है? किस अनुच्छेद में दूर किया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17 के अनुसार। क्या बताएंगे? आर्टिकल 17 के अनुसार ये किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? माने मूल अधिकार कौन सा इसमें नहीं है? जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? जल्दी से बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे। तो आप बताएंगे संपत्ति का जो अधिकार है यह मूलभूत अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति का जो अधिकार है यह मूलभूत अधिकार नहीं है। आप जानते हो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 300 का में संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो आपने 5 क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? बताओगे? धार्मिक कर है, लगान निर्धारण का तरीका है, धन कर है या संपत्ति कर है? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी से सभी भाई बहन, सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जल्दी दें। धार्मिक कर है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर? तो आप बताएंगे लगान निर्धारण का तरीका था। कौन सा? लगान निर्धारण का तरीका। ये मध्यकाल में जो बटाई शब्द था ये लगान निर्धारण का तरीका है। बटाई आज भी चल रही है। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े जो काश्तकार होते हैं वो छोटे लोगों को अपना खेत अधिया बटाई दे देते हैं ना, कि आप करो उसमें, आधा आप ले जाओ और आधा हमको दे दो। ठीक, लेकिन अगर मध्यकाल में बात करें तो बटाई जो शब्द है ये लगान निर्धारण का एक तरीका होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनमो क्या है? डायनमो क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। डायनमो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। दूसरा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। डायनमो का कार्य क्या है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। और क्लास को शेयर जरूर करना भूलना नहीं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते। आपको फ्री में यूट्यूब पर क्लास दी जाती है। केवल आपसे इतना मांगते हैं हम लोग कि आप अपने स्टेटस के जरिए या फेसबुक के जरिए या टेलीग्राम के जरिए या किसी और माध्यम से जिससे भी आप अपने फ्रेंडों तक एग्जाम कोच को पहुंचा सकते हो, जरूर पहुंचा दिया करो। ठीक है भाई, आपके साथ साथ दूसरे लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को पा सके, जिससे वो भी एग्जाम कोच को देखें और एग्जाम कोच को सब्सक्राइब करें, है ना। बहुत कुछ आप पे ही निर्भर है, सब कुछ आपसे ही है। आप करेंगे तो हो पाएगा। तो डायनमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनमो का कार्य होता है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? बहुत बढ़िया। आप जानते हैं कांग्रेस में 2 दल थे, एक नरम दल था और एक गरम दल था। तो पूछा गया कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो आप बताएंगे
वाम बंद आंदोलन, राज वाम बंद आंदोलन इनकी पद्धति थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। बहुत बढ़िया, पेपर में आपसे पूछा गया है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, इनमें से किसके द्वारा? पद्माबाई, रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ सभी भाई बहन। सरोजिनी नायडू के बारे में आप जानते हो, इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसको? लता मंगेशकर जी को, सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे ज्योतिबा फूले। आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा नारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां विद्रोह किया था? आपसे पूछ सकता है कि भारतीय नौसेना नाविकों ने विद्रोह कब किया, तो आप बताएंगे 1946। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां विद्रोह किया था? जल्दी से आंसर करेंगे तो आप बताएंगे सर बंबई में विद्रोह किया था। कहां किया था? बंबई में किया था। विशाखापट्टनम के बारे में जानते हो, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सबसे गहरा बंदरगाह है। और इसे अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बनाया गया है। ठीक है, बनी है। अगर बात करें तो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। सुरक्षित बंदरगाह, अब इसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? बंदरगाह है। इसे सुरक्षा कौन करता है? तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पाई जाती है जो इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, मद्रास, मद्रास को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे वर्तमान समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। चेन्नई किसकी राजधानी है? आप जानते हो, तमिलनाडु की। कलकत्ता बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे ये हुगली नदी के किनारे है। कोई दिक्कत इतने में नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय संपादक थे। बहुत बेहतरीन। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसके संपादक थे? संवाद कौमुदी के, नवशक्ति के, युगांतर के या वंदे मातरम के? जल्दी से सभी दोस्त आंसर करेंगे। बताओ भाई, जल्दी आंसर करो। राजा राम मोहन राय संपादक थे तो आप बताएंगे संवाद कौमुदी के। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ग्रीष्मकालीन चक्रवात से, लौटती मानसून से, शीतकालीन चक्रवात से या स्थानीय झंझावात से? जल्दी से बताएंगे। दंडकारण्य है ना, दंडकारण्य जंगल का उल्लेख आपको रामायण में भी मिलता है। तो दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो आप बताएंगे ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। ठीक, ग्रीष्मकालीन चक्रवात। अगर हम चक्रवात की बात करें तो चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात के बारे में आप जानते हो कि चक्रवात, एक चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात होता है। चक्रवात से मौसम खराब होता है जबकि प्रति चक्रवात से मौसम साफ होता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी, जिसको अंग्रेजी में साइक्लोन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत में किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर को, वाराणसी को, आगरा को या सारनाथ को? कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोगों का कहना है
है ना। कुछ लोगों का कहना है कि 3000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 3000 पूर्व भगवान शिव ने या भगवान शिव जी ने, है ना, शिव जी ने वाराणसी नगर की स्थापना की थी। स्वयं भगवान शिव जी ने वाराणसी नगर की स्थापना की थी। और शास्त्रों में और अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि 2000 वर्ष पूर्व, 2000 ईसा पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी स्थापना 3000 ईसा पूर्व भगवान शिव जी के द्वारा किया गया था। सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव माने आराध्य देव, महादेव, भोले बाबा, जिनकी पूजा बहुत जोर जोर से चल रही है। और बताया जाता है कि सावन का महीना जो होता है वो भगवान शिव का ही महीना माना जाता है ना। तो भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? आंसर आएगा वाराणसी। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा क्या है? अच्छा, ये जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवन प्रत्याशा क्या होती है बताओ भाई। अगर बात करें जीवन प्रत्याशा क्या होती है तो आप बताओगे महिला और पुरुष दोनों की औसत आयु, दोनों की औसत आयु ही क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा कहलाती है। तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो आप बताएंगे 63.5 वर्ष है। कितनी है? 63.5 वर्ष है। अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक, अगर पूछ ले भारत में, क्वेश्चन कर ले भारत में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है? किस राज्य की है? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। भारत में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है? जल्दी आप कमेंट करेंगे। हम इतना बता देंगे कि उस राज्य की जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो 71.25 वर्ष या 71.5 वर्ष है भारत में। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भारत में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और क्लास को मेरे भाई बहन जरूर शेयर करते रहना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? बहुत बढ़िया। देखो नहीं वाला जो ध्यान है इसको जरूर ध्यान रखना, जो नहीं शब्द है इसको ध्यान में रखना। दिया गया है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? जौ, गेहूं, गन्ना, चावल। तो आप जानते हो जौ, गेहूं, गन्ना, चावल, इसमें उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक, अब बात रही चावल। तो चावल में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश वो द्वितीय स्थान पे है। किस स्थान पे है? द्वितीय स्थान पर है। तो आपसे पूछे प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो द्वितीय स्थान पे चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, ठीक, पहले स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है। जबकि गेहूं, जौ, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्जुन बांध, है ना, अर्जुन बांध किस राज्य में है? तो अर्जुन बांध आपके उत्तर प्रदेश में है। पूछे अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो आप बताएंगे अर्जुन नदी पर है। कौन सी? अर्जुन नदी पर बना हुआ है।
अर्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? अर्जुन नदी पर बना हुआ है। ये किससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो आप कहोगे हमीरपुर, है ना। हमीरपुर जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, सॉरी सबसे ज्यादा सिंचित या सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करता है अर्जुन बांध से। कौन? हमीरपुर। गोरखपुर में आप जानते हो खिचड़ी मेला लगता है, कहां? गोरखपुर में। खिचड़ी मेला आप बताएंगे गोरखपुर में। अगर इसी में बात करें तो आपका गीता प्रेस कहां है? आप बताएंगे गोरखपुर में है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा जिला करता है? उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आप बताएंगे गोरखपुर। क्वेश्चन आता है गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो आप कहते हो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें इटावा, तो इटावा आप जानते हो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनलिका से प्रभावित जिला, अवनलिका से प्रभावित जिला कौन सा है? तो आप कहते हो सर इटावा है प्रभावित जिला। एक क्वेश्चन और याद रखना, इटावा में ही चंबल मिलती है यमुना से। पेपर में आता है कि यमुना नदी इटावा में कहां मिलती है? यमुना नदी में कहां मिलती है चंबल नदी? तो आप बताएंगे इटावा में चंबल और यमुना का मिलन होता है। जो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है वो आपकी चंबल नदी है। चंबल नदी बड़े बड़े बीहड़ों के निर्माण के लिए जानी जाती है और चंबल नदी में ही सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। ये सब उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम रियासत द्वारा लागू किया गया था। चकबंदी निम्नलिखित में से किस रियासत द्वारा लागू किया गया था? जोधपुर, इंदौर, बड़ौदा और बंबई। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी बताओ भाई। आंसर करें जल्दी से सभी लोग, जल्दी से आंसर करेंगे। चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया था? जल्दी बताओ। तो आंसर आएगा सर बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, बड़ौदा। चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम रियासत द्वारा लागू किया गया था। तो आप बताएंगे बड़ौदा द्वारा। और कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो आप बताएंगे 1920 में ही बड़ौदा द्वारा चकबंदी अधिनियम लागू किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से आप आंसर करेंगे। रोजगार मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा या शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो आंसर आएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था? आंसर आएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जल्दी से आंसर करेंगे, सभी दोस्त आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करोगे। बताओ भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना। अंगूर अनुसंधान केंद्र कानपुर, दलहन अनुसंधान केंद्र पुणे, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान रोहतक। इसमें से कौन सा सत्य है? इस बात को आपको बताना है। यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक बढ़ के क्वेश्चन आपको सीरीज में, टेस्ट सीरीज में कराए जा रहे हैं। ठीक है,
जल्दी बताओ भाई कौन सा इसमें सत्य है। तो आप देखो इसमें सही कौन सा है, आप बताएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है, आंसर आएगा नई दिल्ली, ये आपका सही है। और बाकी जितने दिए गए हैं ये गलत है। एक क्वेश्चन है अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां है, तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां है, आपका पुणे में पड़ेगा। जबकि दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है, तो आप कहोगे कानपुर में है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां है, ये आपका पड़ेगा हिसार में। और हिसार कहां है, तो आप बताएंगे ये हरियाणा में है। कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आपको चारों क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन और निकाले। अगर पूछे अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां है, पुणे में। दलहन अनुसंधान केंद्र बच्चा बत्ता जानता है, कानपुर में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां है, हिसार हरियाणा में। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है, जल्दी बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुंडा डॉट 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 का लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का या हरियाणा का। तो आप जानते हो ये झारखंड का है। और मुंडा जनजाति जो मुंडा जनजाति है वो लोग ये नृत्य करते हैं। आंसर क्या आएगा, मुंडा लोक नृत्य झारखंड का है। कहां का है, झारखंड का। झारखंड के बारे में आप जानते हो, यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, भारत का 28वां राज्य बना था। 28वां राज्य बना था, इसको ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते हो, यह मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। बहुत बढ़िया। 2011 के अनुसार पूछा गया है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होती है, किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वही आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो आप कहोगे 829 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 है। अगर हम बात करें भारत का कितना है, भारत का 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। भारत का 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना है ये आप बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है, वायुमंडल के किस परत में होती है। तो आप जानते हो जो वायुमंडल है ना, जो वायुमंडल हमारा है उसमें 5 मंडल है। कौन कौन से, 5 मंडल हैं। अगर सबसे नीचे बात करें तो आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, बताओ भाई। 5 मंडल को क्या बोलते, शुरुआत किया जाए ट्रोपोस्फेयर है ना, क्या बोलते हो, ट्रोपोस्फेयर बोलते हो। उसके बाद आपने देखा होगा स्ट्रेटोस्फेयर है, जो लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मीजोस्फेयर मिलेगा, उसके ऊपर देखोगे तो आयनोस्फेयर मिलेगा, और उसके ऊपर देखोगे तो एक्सोस्फेयर मिलेगा। कौन सा, एक्सोस्फेयर मिलेगा। इसको आप क्रम से याद रखना, इस प्रकार से क्रम इनका चलता है। एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आयनोस्फेयर, फिर उसके नीचे माने मध्य में मीजोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। तो जो ओजोन परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की से हमारी रक्षा करती है, वो आपको किस लेयर में मिलेगी, तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो आपकी ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फेयर के 25 से 35 किलोमीटर, 25 से या 20 से 35 किलोमीटर के बीच में इसकी सघनता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो वो आप कह सकते हो जो भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वापोषी कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत प्राथमिक उत्पादक जितने होते हैं वो आते हैं स्वापोषी, है ना। सर्वाहारी के बारे में जानते हो, ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन में सब कुछ प्रयोग करते हैं, माने हरे पेड़ पौधों से लेकर मांस को लेकर अनाज को लेकर सब कुछ खाते हैं, वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औरंगजेब डॉट 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 किसका पुत्र था? बताओ भाई, बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या शाहजहां का? जल्दी बताओ भाई, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो आप बताएंगे औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। किसका था? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आलमगीर के नाम से जाना जाता है। बाबर के बारे में आप जानते हो कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इब्राहिम लोदी जो मैदान या युद्ध के मैदान में मारा गया था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डाली थी। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी सभी भाई बहन सभी दोस्त आंसर करेंगे। WWW माने आपने देखा होगा WWW, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। का आविष्कार किसने किया था? तो आप बताएंगे टिम बर्नर्स ली। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? देखो, हम श्यानता का शाब्दिक अर्थ बता दें। श्यानता का मतलब गाढ़ेपन से होता है। किससे? श्यानता का मतलब गाढ़ेपन से होता है, गाढ़ेपन से। ठीक है, श्यानता का मतलब गाढ़ेपन से होता है। ये फिजिक्स का चैप्टर श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है। और असत्य ढूंढना है तो गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है, बिल्कुल सही है। तापमान वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती जाती है, यह भी सही है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। चौथा है दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। तो ये आपका असत्य है। कौन सा असत्य है? दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। किसी को दिक्कत नहीं? आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे, सभी दोस्त आंसर करेंगे और मित्रों में शेयर जरूर करते रहेंगे। तो दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित हैं? बताओ भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? जल्दी बताओ भाई। आंसर नहीं आया किसी का? आ गया, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री, है ना। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1966 में। 1966 में भारत के प्रधानमंत्री 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? आप बताएंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, याद रखना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान, मोहम्मद आयूब खान
तथा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच हुआ था। यह समझौता क्यों करना पड़ा? तो आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। उस युद्ध के समझौता के लिए ताशकंद में 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान तथा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में यह समझौता किया गया था। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बताओ भाई, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बरिंद्र कुमार घोष, बिपिन चंद्रपाल, देवेंद्र नाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताएंगे वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आप बताएंगे बिपिन चंद्रपाल के द्वारा। किसके द्वारा? बिपिन चंद्रपाल के द्वारा वंदे मातरम बिपिन चंद्रपाल के द्वारा 7 अगस्त 1906 को प्रारंभ किया गया था। 7 अगस्त 1906 को कब प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र 7 अगस्त 1906 को बिपिन चंद्रपाल द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। और आज ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी है? जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी आप जानते हो गोदावरी है ना? कितनी लंबाई है? तो आप बताएंगे 1462 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसी किसी बुक में 1465 भी मिलती है। तो 1462 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, जबकि कृष्णा की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखो। अगर ये पूछ लेता कि निम्नलिखित में से दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कृष्णा बताते, लेकिन पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहते हो गोदावरी है। और आप ये कह सकते हो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। और अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। कौन? नर्मदा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज इस सेशन का ये लास्ट जीएस का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं, ये आपको क्वेश्चन बताना है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? जल्दी से आंसर करें। तो प्राथमिक रंग आपके हो जाएंगे लाल, हरा और नीला। क्या हो जाएगा? लाल और हरा। नीला जो है, लाल, हरा, नीला, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। आप जानते हो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, जिसको विबग्योर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपके 30 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक थे। आप इनको देखना ना भूलें। और अगर आप मान लो नहीं देख पाते हो लाइव सेशन में, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, और अपने मित्रों में शेयर जरूर करते रहिएगा। आप जानते हो आपकी उपस्थिति ही हमारी एनर्जी होती है ना? आप जितनी लोग अपनी उपस्थिति दिखाओगे,
टीचर का मन उतना ही पढ़ाने में लगता है। एक बात जानो, हम नहीं, दुनिया के जितने भी टीचर हैं, जितने स्टूडेंट होते हैं, उतना ही अच्छा उनको पढ़ाने में लगता है। तो इस सेशन को देखना ना भूलेगा और मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। फिर अगले दिन हम आपको 9:30 बजे मॉर्निंग में जीएस प्रैक्टिस सेट, जो कि पुलिस यूपीपी की तैयारी कराई जाएगी। और आप ध्यान में रखें, एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। तो आज के लिए मित्र इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। जय हिंद साथियों।